आधी रात का सन्नाटा था। अमरावती ग्रीन एस्टेट की ऊंची इमारतों में हवा की एक धीमी लहर फुसफुसा रही थी। बाहर हल्की धुंध, भीतर हल्की बेचैनी, और उसी बेचैनी के बीच युति पाटिल अपने बिस्तर पर करवटें बदलती पड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नींद क्यों नहीं आ रही। आखिर सीमा गहलोत ने बेबाकी दिखाई थी तो पेट में अजीब सी गुदगुदी उसे क्यों हो रही थी? क्या ये सीमा के आगे बढ़ जाने की वजह से था, या फिर इसलिए कि वो शरारती बेपरवाह सा चाचा, जिसकी उंगलियां कंबल के भीतर किसी और की टांगों पर चल रही थीं, पर जिसकी आंखें कई बार उसी पर टिक जाती थीं? जब वो झांक कर देखती, सूर्यांश उसे पकड़ लेता, हर बार अपनी भारी पलकों के नीचे एक आधी मुस्कान, आधी चुनौती वाली नजर से। एक बार तो उसने जानबूझकर कंबल को थोड़ा ऊपर उठा दिया, जैसे किसी अपराधी को सबूत दिखाकर कह रहा हो, देख लिया, अब नजर हटा सकती हो। उस पल युति के गाल इतने लाल हो गए मानो किसी ने चुपके से सिंदूर फेर दिया हो। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने की हड्डियां पीतल की हों और किसी ने हथौड़े से ठोक दी हो। वो नजर वापस हटाना चाहती थी, पर पता नहीं क्यों हर बार चंद क्षण बीतते ही उसकी निगाहें फिर उसी दिशा में चली जाती। सीमा, जिसकी टांग अभी अभी पकड़ी गई थी, डर के मारे टीवी स्क्रीन पर चिपकी रही, जैसे उस पर नजर हटते ही उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। इस रात तीनों लड़कियां सो न सकीं, और चौथा सूर्यांश, वो भी बिल्कुल जाग रहा था। उसी समय उसके मोबाइल पर अप्रेंटिस ओजस्वी जयंती का संदेश आया। गुरुदेव, एक बात बहुत दिनों से मन में थी, आज कहना चाहती हूं। उसने उत्तर दिया, कहो। कुछ देर बाद ओजस्वी ने लिखा, मैं जानती हूं कि आपका तलाक हो चुका है। सूर्यांश ने लंबी सांस भरी। खबरें हवा की तरह फैलती हैं। जानना नहीं चाहेंगे कि किसने बताया? जरूरत नहीं, वही बताएगी जो हर बात फैलाती है, लीला बिंद्रा। वही तो कुमकुम सहेली मंडल चलाती है, जहां उसकी तरह की पत्नियां एक दूसरे की पीठ ठोकती रहती हैं। इसके बाद ओजस्वी ने सच बता दिया। उस समूह में उसने चोरी छुपे प्रवेश किया था और लीला बिंद्रा वहीं रोज उसके बारे में झूठ फैलाती रही थी। सूर्यांश का चेहरा अंधेरे में कठोर हो गया। उसने सोचा, मैंने इस स्त्री के लिए क्या नहीं किया, पर उसकी बातों में मैं ना कि एक साथी था, ना पति, बस एक बोझ। ओजस्वी ने आखिर सच कह दिया। वो कहती है कि आप कंजूस, निठानले और घर परिवार के प्रति लापरवाह हैं, कि आपने कभी फूल नहीं दिए, कभी कोई तोहफा दिल से नहीं दिया, कि सारा बोझ उसी पर था, कि आपके कारण उसकी जिंदगी कठिन थी। सूर्यांश के भीतर कुछ टूट गया। फूल वो इसलिए नहीं लाया क्योंकि वो खुद कहती थी, फूल मत लाना, बेकार है, व्यर्थ खर्च। उसके सारे महंगे सैंडल, फैशन ब्रांड के लहंगे, विदेशी स्किन केयर, सब वही खरीदता था। वो घर के काम की बात करती थी। साल का आधा समय तो वो यात्रा में रहती थी। घर में खाने तक के लिए ज्यादातर बाहर से ऑर्डर वही करता था। बुजुर्गों की सेवा, उसने उसके माता पिता को शादी के बाद 3 बार भी नहीं देखा, और अब अलग होने के बाद वो हर बात को उल्टा करके उसे ही खलनायक की तरह पेश कर रही थी। कभी कभी सच्चाई इतनी देर से सामने आती है कि इंसान अपने ही अतीत पर शर्म महसूस करने लगता है। कुछ देर ओजस्वी चुप रही, फिर उसने लिखा, गुड नाइट गुरुदेव, आराम कीजिए। सूर्यांश ने भी लिखा, गुड नाइट, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने धीरे से उठकर बिस्तर छोड़ा, एक सिगरेट उठाई, पर रोशनी जलाए बिना चुपचाप कदम दबाते हुए विशाल बरामदे की ओर आ गया। अमरावती ग्रीन एस्टेट की ऊंची इमारतों के पार रात का नगर चमक रहा था, क्रूर, तेज, निर्दयी, किसी के रुक जाने से रुकने वाला नहीं, किसी के टूट जाने से टूटने वाला नहीं। जब उसने लाइटर जलाया, उसकी अपनी परछाई दीवार पर उभरी, पर उसके ठीक सामने एक और परछाई उसने देखी। सूर्यांश चौंक गया। धुएं के हल्के बादल में वो आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हुई। अरे, तुम यहां क्या कर रही हो? आधी रात को छाया बनकर डराती क्यों हो? बाहर खड़ी थी युति पाटिल। धुंधली रोशनी में उसका चेहरा थोड़ा डर से सफेद लग रहा था। चाचा, नींद नहीं आई, सोचा थोड़ी ताजी हवा ले लूं। उसकी आवाज बेहद नर्म थी। सूर्यांश ने देखा, बरामदे की खिड़की आधी खुली थी, हवा भीतर घुसकर उसके बालों को छू रही थी। वो कुछ देर चुपचाप उसे देखता रहा, फिर पूछा, कुछ परेशान हो? युति ने हल्का सा सिर झुकाकर कहा, हाँ, कुछ तो है। सोचा नहीं था कि अमीर लोग भी इतने उदास हो सकते हैं। सूर्यांश मुस्कुराया नहीं, बस एक गहरी पुरानी थकान उसकी आंखों में उतर आई। रात और भी गहरी हो गई और उसकी आंखों में भटकती वो उदासी युति के दिल को अजीब सी नरमी से भर देने लगी। रात के खुले आकाश के नीचे कैलासा हाइट्स की ऊंची इमारतों में हल्की हवा फुसफुसा रही थी। बरामदे में खड़े सूर्यांश देशमुख ने एक धीमी हंसी छोड़ी, एक ऐसी हंसी जिसमें अपनी ही विडंबना का स्वाद था। अमीर लोगों को क्या चिंता होगी? युति पाटिल की बात उसके कानों में गूंज रही थी।
सूर्यांश को लगा, अगर कोई जानता कि कुछ ही महीनों पहले वो भीड़ भाड़ वाली लोकल बसों में घंटों खड़ा रहने वाला एक थका मांदा दफ्तर कर्मी था, तो वे उसके अमीर होने पर शायद हंसते ही मर जाएं। युति की अपनी परेशानियां थीं। उसके माता पिता का दिया हुआ पॉकेट मनी साधारण था, और मुंबई जैसी महंगी महानगरी में एक कला महाविद्यालय की लड़की के लिए मेकअप, जूते, कपड़े, कोचिंग फीस, कॉलेज इवेंट सब मिलाकर जेब में गड्ढा करते थे। वो बेचैनी से बोली, चाचा, अगर मैं कहूं कि क्या मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन सकती हूं? सूर्यांश का हाथ सिगरेट के बीच में ही रुक गया। वो उसे देखता रह गया, जैसे उसने कोई दिवा स्वप्न सुना हो। उसके आगे आने वाले शब्द और भी चौंकाने वाले थे। मैं आपको सच में पसंद करती हूं, प्लीज हम दोनों एक कपल बन जाएं। युति अचानक उस पर झपट कर चिपक गई। उसके पतले बाहें सूर्यांश की कमर में कसकर लिपट गईं। उसका चेहरा उसके सीने पर दब गया और उसकी सांसें सूर्यांश की गर्दन पर गर्म हवा की तरह लग रही थीं। सूर्यांश ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। युति, देर रात इंसान उल्टा सीधा सोच लेता है। ये सब मान लेता हूं कि तुम नींद में बोल रही हो। लेकिन युति पीछे हटने को तैयार नहीं थी। मैं बिल्कुल होश में हूं। अगर आपने हां नहीं कहा तो मैं यूं ही लिपटी रहूंगी पूरी रात। उसकी आवाज मासूम थी, पर उसके शब्द विस्फोटक। सूर्यांश को लगा कि उसकी सांस घिरने लगी है। उसके पास खड़ी ये लड़की किसी धूप की किरण की तरह गर्म थी, इतनी कि अंदर छिपी हुई बेकाबू इच्छा को छू ले। उसी क्षण दरवाजे की क्लिक हुई, लाइट जली, फिर फ्लश, और कुछ सेकंड बाद दरवाजा बंद। सीमा गहलोत आधे नींद में बाथरूम से लौट रही थी। ये आवाज बिजली की तरह गिरी। युति एकदम फ्रीज हो गई, जैसे अपराध में पकड़ी गई हो। सूर्यांश ने तुरंत खिड़की खोल दी और ठंडी हवा के तेज झोंके को गहरी सांस में खींचा। कुछ क्षण बाद उसने युति से कहा, जाओ सो जाओ, मैं इस रात की किसी बात को याद नहीं रखूंगा। वो बिना पीछे देखे अपने कमरे में चला गया। युति ने होंठ काट लिए। वो सीमा को मन ही मन कोसने लगी। इतनी जल्दी पेशाब आना ही था क्या? वो जानती थी, थोड़ा और वक्त मिलता तो उसका दांव सफल हो जाता, लेकिन किस्मत हमेशा एक मुस्कान लेकर अंतिम क्षण में पलट जाती है। अगली सुबह दोनों लड़कियां, युति और सीमा, की आंखों के नीचे काले घेरे थे। सिर्फ ललिता सिलावट ही ताजगी से खिले हुए फूल की तरह थी। उसे रात में कोई फिक्र नहीं थी। सूर्यांश सुबह जल्दी उठ गया था। कैलासा नदी किनारे बने ग्रीन वे में उसने लंबी दौड़ लगाई और लौटते समय सबके लिए गर्म नाश्ता ले आया। नाश्ते के बाद तीनों कॉलेज लड़कियां किराए का कमरा ढूंढने चली गईं। दोपहर होते होते ललिता का संदेश आया, चाचा, जैसे ही हम कहते हैं कि 1 महीने के लिए चाहिए, सब मकान मालिक हाथ खींच लेते हैं। सूर्यांश ने उत्तर दिया, कोई बात नहीं, जब तक मिल ना जाए मेरे घर में ही रहो। चाचा, आपकी सोसाइटी तो बहुत महंगी है, हम कितना किराया देंगे? सूर्यांश मुस्कुराया, अगर तुम लोग 1 महीना कमरा साफ कर दो, खाना बना दो और थोड़ी मदद कर दो, बस वही किराया है। वाह चाचा, आप तो फरिश्ता हो, ललिता ने कहा और साथ में हार्ट इमोजी भेजा। दोपहर में सूर्यांश बाजार गया। सब्जी, दालें, ताजा फल, टिफिन का सामान, बहुत कुछ लेकर आया। पर जब तीनों लड़कियों ने मिलकर खाना बनाया तो पूरा भोजन युद्ध भूमि जैसा दिख रहा था। सब्जियां आधी कच्ची, आधी जली, आटा चिपक कर तवे से चिपक गया और तड़का किसी अपराध की तरह मृत पड़ा था। सूर्यांश ने देखा और मुस्कुराते हुए बोला, छोड़ो, आज भी बाहर से ही खाना मंगवा लेते हैं। तीनों लड़कियां शर्म से लाल हो गई, लेकिन मन ही मन खुश कि चाचा नाराज नहीं हुए। खाना खाकर सब सोफे पर फैलकर टीवी देखने लगे, काम चलाऊ आलस्य में डूबे हुए। उसी दौरान सीमा के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया, कार एक्सपो में मॉडल चाहिए, 4 घंटे, पगार 1000। ललिता की आंखें चमक उठीं। ये तो बहुत बढ़िया है, तुरंत हां करो। सीमा ने धीरे से कहा, पर तुम दोनों को क्या? आयोजक 170 सेंटीमीटर से ऊपर की मॉडल ही ले रहा है। ललिता और युति के चेहरे उतर गए। अब सिर्फ सीमा ही कमाई कर सकती थी। सूर्यांश ने टीवी बंद कर दिया। अगर ऐसा है तो चलो, तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं आज एक नई कार देखने वाला था। और उसने दोनों को 500-500 रुपए ट्रांसफर कर दिए। तुम दोनों आज मेरी शॉपिंग गाइड हो, आधा पैसा भी उसी काम का समझ लो। तीनों खुश होकर कमरे की ओर दौड़ी, कपड़े बदलने, मेकअप करने, तैयार होने। कुछ समय बाद चारों लोग एक साथ अपने अपार्टमेंट कैलासा हाइट्स से बाहर निकले, नगर के विशाल प्रदर्शनी केंद्र की ओर। युति के दिल में एक ही विचार था,
आज नहीं तो कभी नहीं। चाचा का दिल जीतना ही होगा, नहीं तो सीमा पहले पहुंच जाएगी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कार की खिड़की से बाहर देखते हुए धीमी आवाज में बोली, चाचा, आज मैं हारूंगी नहीं। मध्य भारत के विशाल जन समागम प्रदर्शनी केंद्र के प्रांगण में कदम रखते ही भीड़ की गर्माहट और स्पीकरों की गूंज कानों में उतर गई। बाहर हल्की ठंड थी, पर भीतर लोगों की भीड़ और रोशनियों की गर्मी से माहौल भारी हो गया था। सूर्यांश देशमुख अपनी दोनों गाइड्स यानी ललिता सिलामठ और यूही चौरसिया के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। उनकी असली गाइडिंग तो बस नाम की थी। ज्यादातर समय दोनों लड़कियां उत्साह में उनसे आगे भाग रही थीं, बड़ी बड़ी असेंबली लाइनों और चमक चमाती कारों की रोशनी में खोकर। भारतीय बाजार में भले नई ऊर्जा वाली कारों की चर्चा जोरों पर थी, पर भीड़ देखकर साफ पता चलता था कि अभी भी पेट्रोल कारों का ही दबदबा है। इतना सब दौड़ भाग करने के बाद जैसे ही वे स्पोर्ट्स कार सेक्शन पहुंचे, ललिता और यूही बिल्कुल पगली सी हो गईं। हर चिकनी चमकती कार का फोटो, हर कर्व का वीडियो। सूर्यांश सिर्फ मुस्कुराया। लड़कियां कार को नहीं समझती, पर सुंदर चीजें समझ जाती हैं। जैसे ही वो प्रांगण के अगले हिस्से में घुसा, उसकी निगाहें अचानक ठिठक गईं। भीड़ के बीच एक चमकीले भारत निर्मित मल्टी स्पोर्ट क्रूजर ब्रांड के स्टॉल के पास वो उसे देखता रह गया। सौम्या तिवारी, वही रहस्य भरी आंखें, वही ठंडा चेहरा, वही भीतर दबा वो भाव जिसे वो एक नजर में पहचान लेता था। उसके साथ एक दुबला पतला लड़का था, उसका भाई रोहन तिवारी, और उसके साथ खड़ी थी वो युवती जिसका नाम वो तुरंत समझ गया, ऐश्वर्या राघव। सूर्यांश कुछ कदम दूर खड़ा हो गया। रोहन रो रहा था, ऐश्वर्या उसे पकड़कर खड़ी थी और सौम्या उसके सामने पत्थर की तरह अडिग खड़ी थी। दीदी, बस इस बार मेरी मदद कर दो। रोहन की आवाज टूटी हुई थी। ऐश्वर्या से शादी करनी है, उसे कार चाहिए, दहेज चाहिए। भाई बहन किसी पर तो कोई खर्च कर सकते हैं ना। सौम्या ने एक पल भी अपनी भावनाओं को चेहरे पर नहीं आने दिया। उसकी आंखों में बस वही शांत कड़वा सच तैर रहा था। देने के नाम पर वो इस घर में अकेली थी, लेने वाले दर्जनों। ऐश्वर्या ने अपने नागिन जैसे नाखूनों वाले हाथ से रोहन की बांह पकड़कर कहा, मैंने घर नहीं मांगा, बस एक फैमिली क्रूजर ही तो मांगा है। क्या इतना भी नहीं कर सकते? शादी कोई मजाक है? सूर्यांश ने कुछ दूरी से सब सुना, फिर उसने उन दोनों की ओर देखा। रोहन जो जिम्मेदारी से भाग रहा था, और ऐश्वर्या जिसे सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा था। सौम्या का चेहरा दूर से ही थकान से दबा हुआ दिखाई दे रहा था। तभी सूर्यांश आगे बढ़ा। अरे भाई साहब, क्या भीड़ में बहन को यूं परेशान कर रहे हो? रोहन चौंक गया। इतना बड़ा, लंबा चौड़ा, अच्छी तरह से तैयार हुआ आदमी बहन के इतने करीब। आप कौन? रोहन ने पूछा, लेकिन उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। सूर्यांश ने हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। अरे, तुम्हारी दीदी ने बहुत बार बताया है कि उनका एक बेहद हैंडसम छोटा भाई है। अब मिला तो लगा वो तो कम बोलती थी, तुम तो वाकई शेर हो। इतनी मीठी चापलूसी सुनकर रोहन का सीना फूला नहीं समाया। भैया, आपका नाम? मुझे बस सूर्यांश कहो, दीदी का अच्छा दोस्त हूं। रोहन तरबूज की तरह खिल उठा। ऐश्वर्या ने तुरंत अपने बाल ठीक किए और बोली, अच्छा दोस्त। उसकी आवाज से साफ दिख रहा था वो पैसे का अंदाजा लगा रही थी। सूर्यांश की चाल, कपड़े, आत्मविश्वास, सब कुछ उसे कहानी बता रहे थे। सूर्यांश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कार देख रहा हूं, सोचा छोटे भाई से राय ले लूं। रोहन तुरंत उत्साहित हो गया। भैया, मैं तो कारों का एनसाइक्लोपीडिया हूं, चलिए कौन सी दिखाऊं? इसी बीच सौम्या ने नजर उठाई। उनकी आंखें सूर्यांश से मिली, बिना मुस्कुराए, बिना पलक झपकाए, बस एक ठंडी चेतावनी भरी नजर। सूर्यांश ने बदले में बस एक हल्की सी मुस्कान दी, जैसे कुछ समझ भी रहा हो और कुछ जानबूझकर अनजान भी बना हो। रोहन खुशी से फूला नहीं समाया। भैया, ये देखिए, राजवंश मोटर्स का महारथ X7 मॉडल, बिल्कुल शाही लुक, एंट्री लेवल है, बस 85 लाख में। सूर्यांश ने शांत चेहरे से कहा, बहुत सस्ता है। रोहन का दिल दहल गया। अरे, ये तो उससे भी धनी निकला जिसकी उसने कल्पना की थी। तो चलिए अगला दिखाता हूं, अश्वमेध लग्जरी लाइन एलीट, कीमत 1.5 करोड़ के आसपास। फिर भी सस्ता है। इस बार रोहन के माथे पर पसीना आ गया। ऐश्वर्या के चेहरे पर भी लोभ की चमक थी। ये आदमी कौन है? सूर्यांश ने कहा, चल भाई, मुझे उस कोने में ले चल, भारतीय शाही मोटर्स सम्राट एडिशन, वही कार जिसकी कीमत रेंज 4-5 करोड़ तक जाती थी। रोहन का चेहरा अब खुला छोड़ दिए गए नल जैसा हो गया।
भैया, ये आप खरीदने वाले हो? अगर दीदी के भाई ने सलाह दी है तो खरीदना ही पड़ेगा। सूर्यांश ने मुस्कुराया। पास खड़ी सौम्या ने पल भर को अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने समझ लिया था, यह आदमी सिर्फ कार नहीं खरीद रहा, वो उसके परिवार के भीतर चल रहे उस घाव को छू रहा था जिसे वो वर्षों से अकेले संभाल रही थी। रोहन की आंखों में चमक आई। ये तो वही आदमी है जिसने पहले भी मेरी दीदी की मदद की थी, यानी हाँ वही, मेरे नए जीजा जी। सूर्यांश लाउंज में बैठकर कार का ऑर्डर देने लगा। रोहन भाग दौड़ करता रहा। ऐश्वर्या लालच में डूबी रही और सौम्या बस दूर खड़ी रही, उस आदमी को चुपचाप देखते हुए जिसने उसके पूरे परिवार को अभी अभी पलट कर रख दिया था। सूर्यांश की नजर अचानक उससे मिली। क्या बात है, मेरी शक्ल में कुछ ज्यादा ही देखने लायक मिल गया है क्या? उसने हल्की हंसी के साथ पूछा। सौम्या ने दांत भींचकर फुसफुसाया, आप मेरे भाई को बीच में क्यों घसीट रहे हैं? मैं? सूर्यांश ने मासूमियत से कहा, तुम्हारा भाई खुद आया, मैं तो बस उसकी मदद कर रहा हूं। उसने दूर खड़े रोहन की ओर इशारा किया। देखो कैसे मुस्कुरा रहा है, कौन उसे रोके? सौम्या ने गहरी सांस ली। आप जानते हैं मैं क्या कहना चाहती हूं। बाकी सब शोर के बीच सूर्यांश बस मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें रहस्य भी था, खेल भी था और थोड़ा सा प्रतिशोध भी। उसने धीमे से कहा, मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। और कमरे के उस पार से रोहन फिर चिल्लाया, जी यानी सूर्यांश भैया, कागज तैयार है। सूर्यांश ने सौम्या की ओर देखा। उसकी आंखों में बेबसी, गुस्सा और अनकही पहचान सब एक साथ चमक उठे। सूर्यांश देशमुख की एक हल्की मगर ठोस आवाज ने रोहन तिवारी के रोते हुए चेहरे को चीर दिया। वो चौंक कर ऊपर देखने लगा। सामने एक लंबा चौड़े कंधों वाला साफ सुथरी दाढ़ी में संवरा हुआ पुरुष खड़ा था, जैसे किसी बड़े घराने से आया हो, जिसकी शालीनता कपड़ों से नहीं चाल ढाल से झलकती हो। रोहन ने अपनी बहन सौम्या तिवारी और उस अनजान व्यक्ति के बीच अदल बदल से नजर घुमाई। मन में सवालों की आंधी उठी। बहन ऐसे लोगों को जानती है? ये कौन है? इतना रौबदार चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा। आप कौन? रोहन ने तुरंत अपनी आवाज मृदु कर ली। सामने वाला आदमी साधारण नहीं था, ये वो पहली नजर में ही समझ गया था। सूर्यांश ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जैसे किसी पुराने सगे भाई की पीठ थपथपा रहा हो। कई बार तुम्हारी दीदी ने कहा है कि उनका छोटा भाई बड़ा रूपवान है। आज देखा तो लगा वो तो तुम्हारे बारे में कम ही बोली थी। तुम तो पूरे शेर निकले। इस एक वाक्य ने रोहन के भीतर जैसे दिए जला दिए। वो फूल कर कुप्पा। तो आप? बस सूर्यांश बुला लो, तुम्हारी दीदी और मैं पुराने दोस्त हैं, इसीलिए तुम्हें देखकर लगा थोड़ा साथ ले चलो, कुछ सलाह चाहिए। सौम्या तिवारी ने कुछ नहीं कहा, केवल अपनी आंखों से एक दबा दबा क्रोध जरूर दिखाया, पर वो चेहरा वही पत्थर जैसा शांत रहा जिसे वो हमेशा दुनिया को दिखाती है। रोहन तो जैसे पिघल ही गया। भैया, क्या आप कार खरीदने आए हैं? हाँ, सूर्यांश ने कहा, और तुम्हें यहां काफी देर से देख रहा हूं, लगता है अच्छी जानकारी रखते हो। भैया, मुझे कारों के बारे में? रोहन की आंखें चमक गई। मुझसे बेहतर कौन बताएगा कौन सी कार लेनी चाहिए? वो मैं आपको पल में समझा दूंगा। उसी वक्त ऐश्वर्या राघव वापस आ चुकी थी, वही लड़की जिसके लिए रोहन ने अभी अभी शादी और कार का गिड़गिड़ाता ड्रामा रचा था। वो मुस्कुराई और कहा, हमारा रोहन तो इन सब में एक्सपर्ट है, हर मॉडल याद है इसे। अच्छा है, तो चलो कुछ गाड़ियां दिखाओ। तीनों आगे बढ़े और सौम्या पीछे पीछे, चुप, ठंडी, पर भीतर से बेचैन। रोहन ने सबसे पहले उसे एक बड़ी एसयूवी के पास जाकर समझाना शुरू किया। ये देखिए भैया, इसका लुक देखिए, जबरदस्त। सड़क पर ले जाएंगे तो लोग दूर से ही पहचान लेंगे कि कोई बड़ा आदमी आ रहा है। एयरपोर्ट हो या मेहमानों को लेने जाना हो, इस गाड़ी का लुत्फा ही अलग है। कीमत? बस 1 करोड़ के ऊपर, रोशन ने कहा, यह सोचकर कि अब भैया जरूर हिचकेंगे। लेकिन सूर्यांश के चेहरे पर कोई उतार चढ़ाव नहीं आया। बहुत सस्ती है। रोहन का दिल जैसे धक से रुक गया। उसने तुरंत अगली कार दिखाई, एक खूबसूरत, चिकनी, लंबी, शाही सेडान जैसी महंगी मॉडल। भाई साहब, ये तो 2 करोड़ की है। उसने मन ही मन सोचा और धीरे से बोला भी, ये थोड़ी ज्यादा प्रीमियम है, इसमें रुतबा भी है और स्पोर्टी लुक भी। लड़कियां तो आपकी तरफ ऐसे देखेंगी जैसे फिल्म का हीरो सड़क पर उतर आया हो। सूर्यांश ने वही शांत आवाज में पूछा, कितना? लगभग 2 करोड़, रोहन ने कहा। फिर भी थोड़ी सस्ती। अब रोहन समझ गया, ये आदमी असल में कितनी गहराई वाला है। वो तो अब तक उसे बस बहन का दोस्त मान रहा था, अब उसने मन में साफ साफ कह दिया, ये तो दीदी का असली राजा सा आदमी है। उधर सौम्या तिवारी ने हर बात सुनी, हर नजर देखी। उसकी भौहें और सिकुड़ गईं। उसकी आंखों की एक झलक साफ बोल रही थी, तुम ये क्या खेल खेल रहे हो सूर्यांश? सूर्यांश बस मुस्कुराकर बोला,
चलो रोहन, कुछ बड़ा देखते हैं, बेंटली दिखाओ। रोहन तो अब पूरी तरह चाकर बन चुका था। हाँ भैया, अभी दिखाता हूं। वो गर्व से रास्ता दिखाने लगा, मानो सूर्यांश उसका अपना राजा हो। बेंटली सेक्शन पर पहुंचकर उसने चमकती आंखों से एक शानदार मॉडल दिखाया, शांत गरिमा वाली, भारी, राजसी। भैया, ये तो राजा महाराजाओं की पसंद है। इस गाड़ी में बैठे आदमी को हर कोई सलाम करता है। कीमत 4 करोड़ के आसपास होगी। सूर्यांश की आंखें चमक उठीं, जैसे बस यही सही चुनाव था। बहुत बढ़िया। रोहन तो खुशी में फूला नहीं समा रहा था। सौम्या अंदर से थकी, परेशान, चिढ़ी, पर बाहर से अब भी पत्थर। सूर्यांश ने रोहन को अपना फोन दिया और कुछ ही क्षणों बाद उसके फोन पर एक भारी भरकम इनाम का रेड एनवेलप जा गिरा। रोहन ने मना करने का एक छोटा सा नाटक किया, पर उंगलियां तेज थीं। पैसा तुरंत स्वीकार कर लिया। पेपर वर्क पूरा करने के लिए वो भागदौड़ करने लगा और सूर्यांश आराम से बेंटली के वीआईपी लाउंज में बैठा चाय पीने लगा। बीच बीच में उसकी नजर सौम्या पर पड़ती, जो थोड़ी दूरी पर बैठी थी, पर उसकी आंखें कील की तरह उसी पर टिकी थीं। सूर्यांश ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, मेरी शक्ल पर फंस गई हो क्या? क्या इसी कारण देख रही हो? सौम्या की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। तुम ये सब क्या कर रहे हो? क्या? सूर्यांश ने आंखें झपकाईं। तुम्हारा भाई बहुत उत्साही है, मैंने तो बस उसका उत्साह देखकर। तुम जानते हो मैं क्या कह रही हूं, उसने दांत भींचते हुए कहा, पर आवाज इतनी धीमी कि बस वही सुन सके। अगर मैं सच समझता तो शायद जवाब भी देता, सूर्यांश ने उसी धीमे स्वर में कहा। सौम्या एक पल उसे घूरती रही। वो जानती थी, वो जानता है, वो सब समझता है, पर वो जानबूझकर अनजान बना हुआ है ताकि वो कुछ भी कह ना सके। वो केवल सिर झुकाकर रह गई, क्योंकि वो कभी नहीं कह सकती थी, मेरे भाई को अपने जाल में मत फंसाओ, क्योंकि रोहन अब सूर्यांश देशमुख का सबसे बड़ा भक्त बन चुका था और उसे रोकने का उसके पास कोई अधिकार, कोई तरीका और कोई बहाना कुछ भी नहीं बचा था। सूर्यांश देशमुख ने कागजात पूरे करते हुए आखिरी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और जब वो रिसेप्शन रूम में लौटा तो रोहन तिवारी ने उसे उसी क्षण देख लिया। सौम्या तिवारी उसके बिल्कुल पास, इतने नजदीक कि जैसे दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही हों। रोहन की आंखों में शरारत की चमक तैर गई। तो मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था, दीदी और ये बड़े भैया, जरूर कुछ चल रहा है। सूर्यांश भैया, मैं लगभग उछलते हुए बोला, आपके कहे मुताबिक 2 प्रीमियम नंबर प्लेट तैयार हो गए हैं। कुल 2 लाख पड़े, अगर जल्दी ना होती तो और सस्ते में मिल जाते। सूर्यांश ने शांत भाव से मैनेजर को बुलाया और रोहन व ऐश्वर्या राघव दोनों के लिए चाय मंगवाई। बैठो दोनों, आज तुम दोनों ने काफी मदद की। दोनों झट से बैठ गए, पर थोड़ा दूर। सूर्यांश ने उंगली से पास वाली सीट पर टैप किया। इतना दूर क्यों? मैं तुम्हारा बॉस थोड़े ही हूं, यहां आराम से बैठो। उनका झिझक भरा सतर्कपन उसे अपने पुराने दिनों की तरह ही लगा। वही कर्मचारी वाला डर, वही हर वाक्य नाप तौल कर बोलने की आदत। उसे हल्की सी हंसी आई। मैं खुद वैसा बन रहा हूं जैसा हमेशा नापसंद करता था। एक धीमी सांस के साथ उसने अपनी पीठ सोफे पर फैला दी, जैसे सारा बोझ उतार फेंका हो। उसका ठाट बाट वाला रौब नजर आते ही गायब हो गया और उनके चेहरे ढीले पड़ गए। सूर्यांश ने सौम्या की तरफ एक नजर डाली। वो अब भी सीधी, सावधान, बर्फ सी स्थिर बैठी थी। फिर बोला, रोहन, तेरी दीदी तेरी वजह से कितनी परेशान रहती हैं इसका अंदाजा है तुम्हें, थोड़ा संभलना चाहिए। रोहन ने शर्म का नाटक किया। अरे भैया, दीदी मेरी इकलौती बहन है, मैं उसका ख्याल ना रखूंगा तो किसका रखूंगा? सूर्यांश ने आसानी से उसके झूठ को पहचान लिया, पर कुछ नहीं कहा। तुम्हारी दीदी ने सब बताया है, हालात कठिन है, दामाद जी से रिश्ते बिगड़े हैं और शादी के लिए पैसे इकट्ठा करना उनके लिए मुमकिन नहीं है, उन्हें मत कोसना। रोहन ने फौरन टोन बदला, पर शादी जल्द करनी है, ऐश्वर्या की मां कोई और रिश्ता देखकर पकड़ लेगी। सूर्यांश मुस्कुराया। इस लड़के को अपने अलावा और किसी की परवाह नहीं है। उसने चाय का कप उठाया और ठंडे स्वर में बोला, गुस्सा मत करो, एक रास्ता है मेरे पास। ऐश्वर्या की आंखें तुरंत चमक उठीं। पैसों की बात आने वाली है। सूर्यांश ने कप रखते हुए कहा, मेरे पास थोड़ा पैसा पड़ा है, मैं ये रकम तुम्हारी दीदी को उधार दे दूंगा। तुम दोनों के बीच क्या तय होता है वो तुम्हारी मर्जी, मेरे लिए बस इतना काफी है कि काम हो जाए। रोहन के चेहरे पर एक पल को पत्थर जैसा भाव आया, फिर अंदर ही अंदर खुशी का विस्फोट। उधार? ये तो सीधे सीधे दे ही रहा है, दीदी कभी वापस नहीं करेगी। वाह, नया जीजाजी तो कमाल का निकला। सूर्यांश ने आगे कहा, मैं सीधे तुम्हें नहीं दे सकता, मैं सिर्फ सौम्या को जानता हूं, इसलिए पैसा उसे दूंगा, ये सबसे सही तरीका है। रोहन ने तुरंत हामी भर दी। बिल्कुल सही बात है भैया, कौन किसी अनजान को लाखों देगा, बहुत समझदारी है आपकी। ऐश्वर्या भी उत्सुकता से सौम्या को देख रही थी। अब फैसला उसी के हाथ में था। सूर्यांश की निगाहें सौम्या पर जाकर थम गईं। उसे महसूस हुआ जैसे इस पल में वो लाख भावनाओं के बीच फंसी हो, भाई की आशा,
माँ की बीमारी, घर की जिम्मेदारियां और सामने खड़ा ये आदमी जिसकी गहरी आंखें उससे कुछ छिपा भी रही थीं और कुछ कह भी रही थीं। आखिरकार उसने धीमे स्वर में कहा, ठीक है। कुछ ही मिनटों में वो उधारी लिखी गई, हस्ताक्षर हुए, अंगूठा लगा और सूर्यांश ने पूरे 1.5 करोड़ का ट्रांसफर सौम्या के खाते में भेज दिया। यही पैसा बाद में रोहन को मिलना था। सौम्या ने कार्ड रोहन की तरफ उछाल दिया। शादी का जो करना है खुद करना, अब मैं नहीं पढ़ूंगी। रोहन ने कार्ड ऐसे पकड़ा जैसे कोई बच्चे को नई बंदूक मिल गई हो। वो ऐश्वर्या का हाथ पकड़कर उत्साह में लगभग दौड़ पड़ा, जोर से कहते हुए, चलो चलकर गाड़ी देख लेते हैं। दोनों के चेहरे खुशी से दमक रहे थे और दोनों की खुशी में तिल भर भी शुक्र नहीं था, बस लालच था और फायदा। जब दोनों जा चुके थे, सौम्या ने सूर्यांश की ओर गंभीर नजरों से देखा। तुमने ऐसा क्यों किया? उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, एक गहरी उलझी हुई थकान थी। सूर्यांश ने उसकी कमर पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। उसकी आवाज भारी, धीमी और गहरी थी। क्योंकि मैं चाहता हूं। उसकी बाहों में समाई सौम्या की सांसें तेज हो गईं। सूर्यांश ने उसके गालों पर हल्की सी गर्माहट छोड़ दी। उसकी सोचें, उसका संतुलन, उसके बरसों के बनाए हुए बंध सब टूटते हुए महसूस हुए। और तभी गला साफ करने की तेज आवाज आई। रोहन दरवाजे पर खड़ा था, आंख मारते हुए। दीदी, दामाद जी, लोग आ रहे हैं, उसने होंठ दबाकर इशारा किया। सूर्यांश और सौम्या दोनों झट से अलग हो गए। सौम्या ने अपनी शॉल ठीक की, बाल संवारे और बिना कुछ बोले बाहर निकल गई। दीदी रुको, रोहन उसके पीछे भागा। जाते जाते उसने मुड़कर सूर्यांश से कहा, भैया आज की मदद के लिए धन्यवाद, अगली बार चाय मेरी तरफ से। भीड़ में दोनों गायब हो गए। सूर्यांश बाहर निकला, सिगरेट जलाकर खड़ा ही था कि दूर से उसकी छोटी सी टीम आ गई। ललिता सिलावट सबसे पहले दौड़ती हुई आई। अरे अंकल, यहाँ हो आप? सिया हांडा ठंड से कांपती आई। अंकल, आज तो मैं जम ही गई थी। सूर्यांश ने कार का दरवाजा खोला। अंदर चलो, हीटर पहले से चला दिया है। गाड़ी में बैठते ही जैसे सर्दियों से सीधे बसंत में छलांग लगी। गर्म, मुलायम रोशनी, आरामदायक सीटें और महकती गर्म हवा। ललिता ने सीट पर घुटनों के बल घूमी, बूट उतारे, सफेद जुराबों वाले छोटे छोटे पैर सीट पर टिकाए और बोली, अंकल, आपने कार ले ली क्या? पीछे बैठी यूही और सिया भी कौतूहल से उसकी ओर झुकाई। सूर्यांश ने स्टीयरिंग थामते हुए हल्की मुस्कान दी, वो मुस्कान जो सबके दिल की धड़कनें जरा सी बढ़ा देती है।